हेलो फ्यूचर बैंकर्स, कैसे हो आप सभी। प्रियंका दिस साइड, और बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं, आई नो। बट आपके लिए बहुत अच्छे से मैंने एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी प्लान की है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, बट मैं ये स्ट्रेटेजी प्लान सिर्फ और सिर्फ आरआरबी को डेडिकेट करते हुए बना रही हूँ, क्योंकि बाकी सब भी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी, बट बाकी सब जो एग्ज़ाम्स हैं अलग अलग मंथ में शेड्यूल्ड हैं, और आरआरबी जो है हमारा वो नवंबर में शेड्यूल्ड है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग ये प्लान बनाने वाली हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी एग्जाम में उनका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, या फिर जो फ्रेशर भी हैं बट इंग्लिश को लेकर थोड़ा डरते हैं, और या फिर और भी फैक्टर्स हैं जैसे जिनको स्केल 1 ऑफिसर बनना भी है और अपने स्टेट में रहना है, तो उसके लिए भी वो आरआरबी को टारगेट करके एग्ज़ाम देते हैं। तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए होने वाली है, और इसमें मैंने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को बनाया है प्रॉपर। मैंने, आप देख सकते हो, ऐसे पूरा प्लान नोट डाउन करके रखा है आपके लिए। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपके जो भी प्रिपरेशन में चीज़ें रहने वाली उसका एक ओवरव्यू दे देना चाहती हूँ सेक्शन वाइज। और अभी तक तो आपने सिलेबस वगैरह भी देख लिया होगा। हमारे एग्ज़ाम्स में बाकी में तो 4 ही सेक्शन होते हैं, बट इसमें 5 हो जाता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कंप्यूटर ऐड हो जाता है। तो हम जो है क्वांट, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों की बात करूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख लेना, और कंप्यूटर, और फिर एक आता है जीए का सेक्शन। तो सारी चीज़ें जो हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, चैप्टर्स तो अलग चीज़ हैं, बट जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ। क्वांट है, उसमें 3 चीज़ें आपको करनी होती हैं, स्पीड मैथ, अरिथमेटिक के चैप्टर्स, और डीआई और के स्लेट। ठीक है, उसी तरीके से रीजनिंग में भी 3 चीज़ें हैं, मिसलेनियस जो भी रीजनिंग के चैप्टर्स आप पढ़ोगे, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, और तीसरा होता है क्रिटिकल रीजनिंग। सेम है आपको लैंग्वेज पेपर को लेके, या हो इंग्लिश या फिर हिंदी। उसमें है कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, सेकंड है वोकेबलरी वाला, और थर्ड है ग्रामर वाला। सेम चीज़ है जीए को लेके। सबसे पहले आपका आता है करंट अफेयर, फिर आता है बैंकिंग अवेयरनेस, थर्ड आता है स्टैटिक जो पोर्शन होता है वो। स्टैटिक मतलब कि जो चेंज नहीं होते हैं वो सब। और कंप्यूटर जो है वो तो प्रॉपर चैप्टर आपको पढ़ने हैं, थियरी याद करनी है, उसके क्वेश्चंस याद करने हैं, मल्टीपल आप उसके जो भी है, मतलब ये आप मत सोचना। पहले तो आपने मार्क्स भी देखा होगा कि वो हाफ मार्क्स का है तो उसको इग्नोर कर दो। तो बहुत टाइम में ऐसे क्या होता है, सारे सेक्शन में अच्छे मार्क्स होते हैं, कट ऑफ क्लियर होता है, और जो फाइनल कट ऑफ होता है उससे भी बहुत अच्छे मार्क्स, मतलब हमको एज मिल जाता है उसमें। लेकिन कंप्यूटर के कारण बहुत बच्चों का सेक्शनल भी रुक जाता है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। तो उस बारे में भी सब हम लोग बात करेंगे। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग एक एक सेक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, हम अभी फरवरी मंथ में हैं, हमारा पेपर नवंबर के मंथ में है। नवंबर में मतलब स्टार्ट हो रहे हैं प्रीलिम्स। तो नवंबर जो मंथ है हमारा पूरी तरीके से मॉक टेस्ट, प्री के जो भी प्रैक्टिस जो चीज़ें करनी है उसको हम डेडिकेट करेंगे। तो ये जो मैं प्लान बता रही हूँ वो फरवरी से लेके अक्टूबर तक का रहने वाला है, और इसको मैंने डिफरेंट फेजेस में भी डिवाइड करा है। एक एक करके हम उसके बारे में देखेंगे अभी। तो हमारे प्रिपरेशन मंथ में 3 फेजेस रहने वाले हैं। फेज़ 1 जिसको मैंने दिया है फंडामेंटल फर्स्ट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कुछ ही क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी फंडामेंटल चीज़ें हैं वो सब क्लियर नहीं है, फाउंडेशन हमारा स्ट्रांग नहीं है, तो हम लोग आगे चल के फंस सकते हैं। प्रीलिम्स तक तो हो भी जाएगा बट मेंस नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है हम अपने फंडामेंटल को क्लियर करें। इसके लिए फेज़ 1 में मैंने 3 मंथ्स रखे हैं, जैसे 3 मंथ का मैंने 3 स्लॉट बनाया है। फेज़ 1 में रहेगा फरवरी, मार्च, अप्रैल। फेज़ 2 में रहेगा अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई। फिर थर्ड जो फेज़ होगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और जैसा कि मैंने नवंबर मंथ का बताया वो प्रॉपर मैंने उसको छोड़ दिया है मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के जो भी है उस पर, क्योंकि डेडिकेट करना है। क्योंकि आप मेंस कर रहे हो क्योंकि मेंस पे सिलेक्शन है, मेरिट बनती है, इंटरव्यू के जो भी मार्क्स है पीओ वाले में ऐड होते हैं। लेकिन प्रीलिम्स तो पहले क्लियर करोगे ना आप। प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर होगा फिर आगे का क्या ही सोचना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग का जो नवंबर मंथ रहेगा होल मंथ, उसमें मेंस के लिए सिर्फ हम लोग करंट अफेयर वाला करते रहेंगे, क्योंकि वो रेगुलर रखना है हमको। लेकिन बाकी जो भी सेक्शन है वो हम लोग स्विच कर जाएंगे प्रीलिम्स को लेके। तो फेज़ 1 हमारा हो गया फाउंडेशन फर्स्ट, जो 3 मंथ्स मैंने बताए। फेज़ 2 का मैंने नाम दिया है बिल्ड द इंजन। हमने फाउंडेशन 3 मंथ में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा, उसमें अब हम लोगों को थोड़ी सी स्पीड, थोड़ी सी प्रैक्टिस को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, मेंस लेवल के क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हो गया। और थर्ड जो है एग्ज़ाम मोड ऑन। 3 मंथ जो है हम लोग मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, थियरी पे कम ध्यान देंगे। तो इस तरीके से मैंने पूरा प्लान बनाया है। और जैसा कि थंबनेल पे मैंने क्लियर कर दिया है कि ये मैंने 6 आवर को प्लान किया है, ताकि वर्किंग जो है ऑलरेडी क्लर्क में है
पीओ के लिए अपीयर होना चाहते हैं वो भी किसी तरह से वो टाइम निकाल लें। और वो क्लर्क में है ऑलरेडी तो उनकी बेसिक जो भी चीज़ें वो तो कंप्लीट होगी ही, तो वो थोड़ा कम टाइम में भी प्रैक्टिस करके चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये जो है 6 घंटे का है। अगर आपके पास इनफ टाइम है इससे ज़्यादा तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेक्शन आपका वीक है उसको एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, बट मैंने एक आइडियल 6 आवर तो मिनिमम चाहिए आपको, वो करना ही है, तो उस हिसाब से प्लान बनाया है। दूसरी चीज़ मैं वीडियो में इंक्लूड करूँगी आपको मॉक कब कब देने हैं। ये नहीं कि सुन के सबका मैंने मॉक परचेज़ कर लिया उसके बाद मैं सिर्फ मार्क्स ही दे रही हूँ, मेरे को क्वेश्चन बने नहीं बने मैं मार्क्स लगा के बस मार्क्स कंपेयर कर रही हूँ एक मॉक से दूसरे मॉक का एनालिसिस की तो कुछ बात ही नहीं हो रही है, तो इस तरीके से नहीं करना है। और जहाँ तक रही बात हिंदी लैंग्वेज की, तो हिंदी के मॉक्स बहुत लिमिटेड है एग्ज़ाम रिलेवेंट। अगर आपको बेतुके सवाल लगाने हैं फिर तो मल्टीपल आपको मिल जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी हम लोगों के पास मॉक्स अवेलेबल है काफ़ी कम है, तो उसको शुरू में ऐसे ख़त्म नहीं करना है। मॉक्स लगाने से क्या हो जाएगा, जब आपका फाउंडेशन ही अच्छा नहीं है, आपको चैप्टर्स की समझ नहीं है, जो भी टॉपिक्स हैं, तो आप पहले एक बार समझ लोगे, क्वेश्चन आप रीड करोगे तो उसको आपको हाँ समझ में आएगा कि ये लैंग्वेज है, हमें करना क्या है, तब ना मॉक देने का आपको फ़ायदा भी समझ में आएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो चलिए अब बात करते हैं कि उस 6 आवर जो है उसको कैसे हमें डेडिकेट करना है। सबसे पहले फाउंडेशन फर्स्ट जो है हमारा फेज़ 1, उसमें 3 मंथ्स फरवरी, मार्च और अप्रैल, इसकी बात मैं करने वाली हूँ। 6 आवर में से जो हमें 1 आवर निकालना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें क्या करना है, हमें रीडिंग, इंग्लिश हो हिंदी हो, आप एडिटोरियल रीड करो, बुक्स रीड करो, पीडीएफ रीड करो, रीडिंग करनी है, मस्ट है ये चीज़। आप प्लीज़ इस चीज़ को कहीं नोट डाउन कर लो, रीडिंग करनी ही करनी है, हमें डे 1 से करनी है। तो रीडिंग रहेगा और कैलकुलेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, आपको स्क्वायर्स लिख लेने हैं 30 तक, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहीं आप नोट कर लो एक जगह, जिसको आप पहले तो रीड करके याद करोगे, फिर लिख के उसको फिर प्रैक्टिस करोगे। मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियोज़ जो आते रहेंगे उसमें मैं उसको प्लान करके बताते रहूँगी। उसके अलावा क्यूब्स आपको देखने हैं 1 to लेके 20 तक का क्यूब इनफ है। अब ये क्यों, पहले मैं इसको भी बताऊंगी। थर्ड चीज़ है परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली जो चीज़ होती है, जैसे कि 1/2 डायरेक्ट हमें 50% याद रखना है, 1/3 33.33% याद रखना है, या रिवर्स में भी जो सिंप्लीफिकेशन में आप देखोगे 33.33% ऑफ 99 ऐसे करके दिया हुआ रहेगा। तो आप वैसे नहीं ना करोगे 99 इंटू 33 को मैंने परसेंटेज में चेंज करोगे, उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि आपको तो इतना चीज़ पता होगा कि प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेसी तो है ही, बट स्पीड का भी बहुत गेम हो जाता है वहाँ। तो ये सब जो चीज़ें जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे, आपको याद हो जाएगा वो चीज़, तो बहुत ईजी हो जाएगी चीज़ें याद करना। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको 1 घंटा इस पर देना है। अगर आप 45 मिनट्स रीडिंग को दे रहे हो, 15 मिनट कर लो, बहुत बहुत कम टाइम है, तुरंत बस एक बार रीड करना है। इसके अलावा हाँ, टेबल्स भी आपको करने हैं याद, 20-25 तक तो कर ही लो, क्योंकि जैसे हम लोग जब डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लिकेशन में कुछ दे दिया होता है तो उस टाइम डायरेक्ट क्लिक कर जाए, उस चीज़ के लिए, मतलब इजी बनाने के लिए है। हम टाइम वहाँ से बचाएंगे तब तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में टाइम को डेडिकेट कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ आती है, ये तो 1 आवर का हो गया, 6 आवर में से मैंने 1 आवर का चीज़ बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया अच्छे से। आपको 2 आवर्स मिनिमम, कोई भी आप जिस भी फैकल्टी से क्वांट की लेक्चर कर रहे हो, आपको पता होगा 2 घंटे से नीचे का लेक्चर किन्हीं का नहीं होता, क्योंकि क्वांट इज मतलब एक्सप्लेनेशन भी करवाना है, उसमें क्वेश्चन के थ्रू आपको सोल्यूशन बताना है, समझाना है, एक ही क्वेश्चन का 2-3 तरीका होता है सॉल्व कराने का, तो वो सब चीज़ करना है। तो मिनिमम 2 घंटे होते हैं क्लासेस के, तो आपको 2 घंटे उस पर डेडिकेट करना है। फिर आपको 1 घंटे क्या करना है, रीजनिंग को देना है। रीजनिंग में पहले हम मिसलेनियस करेंगे, फाउंडेशन जो हमारा मिसलेनियस पे ही डिपेंड करता है, पज़ल तो करना ही है बट एकदम से स्टार्ट नहीं करना है पज़ल, क्योंकि पज़ल का वेटेज ज़्यादा है और उसको समझने की ज़रूरत है। पज़ल ऐसे नहीं कि टीचर करवा रहे हैं, अच्छा लग रहा है बनाने में, थोड़ा क्या बोलते हैं पहेली जैसा लग रहा है, चलो कोशिश करते हैं, तो ये नहीं करना है अभी। पहले हमें मिसलेनियस जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको पज़ल पे स्विच करना है। डे 1 से आपको पज़ल नहीं करनी अगर आप बिगनर हो, बाकी आप रिपीटर अगर हो, पहले आपने प्रीवियस में पेपर दे लिए हैं, तब तो आपका तो फाउंडेशन क्लियर ऑलरेडी होगा मिसलेनियस के चैप्टर्स, तो आप पज़ल डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो और मिसलेनियस की जो भी है प्रैक्टिस कर सकते हो। बट एज अ फ्रेशर आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप मिसलेनियस के जो भी है टॉपिक्स, एक चैप्टर एक दिन उठाओ, 1 घंटा इनफ है। जैसे सिलॉक्स आपने उठा लिया, कोडिंग डिकोडिंग उठा लिया,
ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, ये सब आपको चैप्टर्स जो हैं एक एक दिन में आपको उसकी थियोरी देखनी है। एक बार उसमें थियोरी भी ऐसा नहीं है, रटने वाला कोई चीज़ नहीं है, क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई वो चीज़ हो रहा है वो तो क्लास में आप थियोरी पढ़ोगे, उसके साथ साथ टीचर्स जो है वो समझाते हैं, तो आपको वो कर लेना है। फिर 2 घंटे आपका क्वांट हो गया, एक रीजनिंग हो गया, 3 घंटे, और 1 घंटे मैंने रीडिंग वाली जो चीज़ बताई वो। अब क्या करना है, आपको बैंकिंग अवेयरनेस करना है। करंट अफेयर अभी नहीं टच करना है। करंट अफेयर जैसे मान लो हमारा पेपर अगर दिसंबर में है मेंस का, वो तो कैलेंडर आपके पास है, तो दिसंबर से 6 मंथ जो बच रहे हैं, मतलब रिवर्स में जाओ आप, तब से आपको करने हैं। क्योंकि बोलते तो लोग हैं 7 से 8 मंथ का कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट याद रहना मुश्किल है कि नहीं है। आप पढ़ रहे हो लेकिन रिवाइज ही नहीं करने का बाद में आपको टाइम मिला, आपको एग्ज़ाम में याद ही नहीं रहा, तो क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है। उतना पढ़ने का वेस्ट ही जाएगा। 6 मंथ भी याद करना बहुत मुश्किल होगा। डे 1 पे तो आप एक दिन पढ़ोगे, फिर दूसरा पढ़ोगे, तीसरा पढ़ोगे, बट जब एक साथ कलेक्ट हो जाएगा, रिवीजन की बारी आएगी, तब आपको लगेगा यार छोड़ो, 4 मंथ का करते हैं, 5 मंथ का करते हैं, जितना हो सकता है बस उतना ही करेंगे, और अब वो भी चीज़ आप रिवर्स में करोगे। इसलिए बोल रही हूँ, जब हमारा फाउंडेशन फर्स्ट वाला जो फेज़ 1 है उसमें हमें करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, हम फेज़ 2 से स्टार्ट करेंगे। और बैंकिंग अवेयरनेस की जहाँ तक बात रही, ये आपको अभी करना है फेज़ 1 में, क्योंकि फाउंडेशन वाला चीज़ है वो। आप बैंकिंग न्यूज़ जब पढ़ोगे, करंट अफेयर जब बैंकिंग वाले पढ़ोगे, तो उसमें जब टर्म्स आएंगे ना, एनपीए डिडक्ट हो गया, एनपीए का जो डेटा आ गया तो ये इतना हो गया, तो आपको पता तो होगा कि एनपीए होता क्या है। तो यही सब चीज़ें बैंकिंग अवेयरनेस में। प्लस मैं सजेस्ट करूँगी बैंकिंग अवेयरनेस जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे उसके हैंड रिटन नोट्स अपने बनाते चलना, क्योंकि ये आप जब इंटरव्यू टाइम में पहुँचोगे ना, तो आपको इसी से रिवाइज करना होगा, फिर दूसरे की पीडीएफ समझ में नहीं आएगी। खुद से पढ़ा हुआ है और उसको अपने नोट डाउन कर रखा है, तो कितना ईजी हो जाएगा पढ़ना। ये चीज़ हो गया। 1 घंटे रीडिंग एंड कैलकुलेशन वाली चीज़। दूसरे में मैंने बताया 2 घंटे हमें क्वांट को देना है, फिर 1 घंटे रीजनिंग और 1 घंटे बैंकिंग अवेयरनेस। 5 आवर्स हो गए हमारे कंप्लीट। 6 जो आवर्स आवर बच रहा है हमारा 1 घंटा, उसमें क्या करना है, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट को देना है। अब लैंग्वेज में मैंने तो रीडिंग कर ली, अब क्या करना है, ऐसा नहीं है, रीडिंग तो वो आपके लिए है, कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट आपका, और उसमें वोकैब वाले भी होते चलेंगे। और मैं एडिटोरियल कैसे रीड करना है, इंग्लिश में तो मल्टीपल क्लासेस हैं, हिंदी वाले बच्चों को थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। हिंदी लैंग्वेज जो ऑप्ट करने वाले हैं, हिंदी मीडियम से है, आरआरबी का पेपर देने वाले हैं, तो एडिटोरियल का मैं वीडियो जल्द ही डालूंगी। वो थोड़ी सी जो डिवाइस वाली प्रॉब्लम मेरी चल रही है, दैट्स वाई वो मैं नहीं बना पा रही हूँ वीडियो। आ जाएंगी, अभी तब तक आप बस पीडीएफ रीड करो नॉर्मली जैसे आप रीड करते हो। तो हमें क्या करना है, ग्रामर पढ़ना है। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे ग्रामर ज़रूरी नहीं है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों की बात कर रही हूँ, ग्रामर बोल रही हूँ, हिंदी में आप व्याकरण समझ जाना, चैप्टर वाइज करने हैं। जब आप प्रीलिम्स में 5 से 6 मार्क्स के कॉमन एरर के क्वेश्चन देखोगे, सॉरी प्रीलिम्स एसबीआई वगैरह में तो आते ही है, इसमें तो लैंग्वेज पेपर नहीं है प्रीलिम्स में, मेंस में एरर के क्वेश्चन देखोगे, वो भी आप छोटे मोटे नहीं, सेंटेंसेस वाले अब आ रहे हैं, वो देखोगे, तो 5 मार्क्स के अगर क्वेश्चन छोड़ने के लिए आपको लग रहा है कि छोड़ के आप अफोर्ड कर सकते हो, तो इट्स योर चॉइस, बट हमारे पास जब टाइम है तो क्यों नहीं पढ़ेंगे। और अगर आपने और भी आरआरबी के अलावा भी और अगर सोच के रखा है कुछ पेपर देने हैं, तब तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी मेंस में तो टाइपिंग होती है, डिस्क्रिप्टिव जो होता है उसमें ग्रामर का बहुत मेजर रोल है। हमारे आरआरबी में तो नहीं है, ये प्लस पॉइंट भी बोल लो, बट कंप्यूटर में हो जाता है, बट वो ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ ग्रामर करना इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो ग्रामर चैप्टर वाइज आप लोग 1-1 घंटे करते जाओ। देन आप क्या करोगे, 120 रूल ऑफ ग्रामर है निमिषा बंसल मैम की, वहाँ से फिर आपको रिवाइज करना होगा। वहाँ से रिवाइज करोगे आपका ऑलमोस्ट एरर वाले क्वेश्चंस में वो लग जाता है कॉन्सेप्ट, बाकी तो प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, बारी बारी से मिलते रहेंगी, बारी बारी से वो चीज़ आपके ध्यान में आते रहेगा। और हिंदी की बात जहाँ तक रही, मैंने हिंदी पाठशाला वाला जो ग्रुप है उसमें तो आप लोगों के लिए डाल ही दिया है, बाकी यूट्यूब पे आप हिंदी व्याकरण सर्च करना, उसके चैप्टर्स को आप रीड कर लेना, थोड़ा सा वो चीज़ ध्यान रहेगा। तो क्योंकि हिंदी में थोड़ा वर्तनी वाला जो सवाल होता है तो वो भी एरर में ही काउंट होता है, और एरर डिटेक्शन त्रुटि वाला जो चीज़ है वो तो है ही। तो ग्रामर वगैरह अगर आप पढ़ लोगे तो ये आपका फाउंडेशन वीक में काउंट हो जाएगा। फिर हमारे पास भी 6 मंथ्स रहेंगे, आप टेंशन मत लो कि सारे बच्चे मेंस पढ़ रहे हैं, हमें भी मेंस स्टार्ट करना है, नहीं, सब बच्चे क्या कर रहे हैं वो उनकी कैपेसिटी है। मान लो कि 50% जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट ये सोच रहे हैं कि हाई लेवल क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे तो प्री तो ऐसे ही निकल जाएगा,
फाउंडेशन चलो ना, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे जैसे चैप्टर्स मिलेंगे वैसे हम करते जाएंगे। बट आपने देखा नहीं है ना कि उनका रिजल्ट होगा भी कि नहीं। हो सकता है उनको दूसरा अटेम्प्ट लग जाए, और आपका अगर पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है तो क्यों किसी से कंपैरिजन करना। आप फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रांग रहेगा, आपने जो भी अपने फंडामेंटल चीज़ें हैं उसको एक बार क्लियर कर लिया। 3 मंथ, बहुत लोग हैं कि जल्दी जल्दी करेंगे, एक ही दिन में 2-2 चैप्टर करके पहले निपटा देंगे। निपटाने में जैसा कोई चीज़ नहीं है। अगर आपने निपटा दिया 3 मंथ की जगह 1.5 मंथ में ही उसको निपटा दिया, तो फिर आपको बीच में वो चीज़ करनी पड़ जाएगी। जब आप सब बच्चे मेंस कर रहे होंगे ना, तब आप कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। आपको जो शुरू का 3 मंथ देके आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, आपके पास आपके नोट्स होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाद में सिर्फ जो 6 मंथ है आपके फुल्ली प्रैक्टिस के लिए बच जाएंगे। आप इस तरीके से थोड़ा विजुअलाइज करो चीज़ों को। तो ये हमारा फाउंडेशन फर्स्ट जो था फेज़ 1, 3 मंथ में हमें ये सारी चीज़ें करनी है। अगर आपके पास 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप उसमें क्या करो, जो क्वांट की जो मैंने बताई जैसे 2 घंटे का क्लास है, तो उस पर ही बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ साथ में करते हो। जैसे क्लासेस में तो हुई, बाकी कोई PDF उठा लो, कोई कुछ भी, और उस चैप्टर के क्लासेस को करो। बाकी मान लो कि एक दिन आपने क्वांट का थ्योरी करा, कॉन्सेप्ट क्लास, सेकंड डे मैंने सेम चैप्टर के क्वेश्चंस लगा लिए। आपको इस तरीके से फाउंडेशन जो फेज़ है हमारा उसमें करना है। ये नहीं कि रोज़ रोज़ मतलब आज प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पढ़ा, फिर सेकंड डे मैंने SICI करा, कोई फ़ायदा नहीं है, वो भूल जाओगे आप। क्वेश्चन में जब तक उसको अप्लाई नहीं करोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको याद नहीं रहने वाला वो चीज़। तो एक दिन आप कॉन्सेप्ट क्लास करोगे, दूसरे दिन उसकी प्रैक्टिस करोगे, इस तरीके से करना है। अब बात आती है फेज़ 1 में हमें मॉक कब देना है। तो देखो, मैं सजेस्ट करूँगी वीक में 1 दिन मॉक दो, सिर्फ इसी 3 मंथ, फरवरी मार्च अप्रैल की मैं बात करी, वीक में सिर्फ 1 मॉक दो। क्योंकि अभी आप फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो कुछ चीज़ें आप पढ़ लोगे, 3 से 4 चैप्टर आपने पढ़ लिया, तब तो कुछ बनाओगे उसमें। मॉक वेस्ट करने का क्या फ़ायदा, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मॉक वेस्ट मतलब मैं तो यही बोल रही हूँ, मॉक से ही सिलेक्शन होगा, मुझे पता है प्रैक्टिस से ही होगा। बट शुरू के 3 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा आप थियरी पे दो, अपने फाउंडेशन पे दो, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। देन वी विल हम लोग बढ़ा लेंगे उसको ना, मॉक के जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको तो बढ़ाना ही है, बिना मॉक के तो होना नहीं है। तो ये आप मत सोचना। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड फेज, बिल्ड द इंजन। इसमें क्या करेंगे, इस टाइम तक हमारे बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट हो चुका होगा, मैं आशा करती हूँ। आप 3 मंथ मतलब इसमें फरवरी में तो कुछ टाइम बीत गया है, उतने में आप कर लोगे, ज़्यादा कुछ ये नहीं है। क्योंकि हमें बस सुनना है, उसको नोट डाउन करना है, वो समझने वाली चीज़ है, उसमें प्रैक्टिस की तो नीड नहीं है, तो वो ख़त्म कर लोगे। तो अब हम क्या करेंगे, मई जून जुलाई वाली मैं बात कर रही हूँ फेज़ की। यहाँ से मई से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे अपना करेंट अफेयर। जिनका अभी कुछ सिलेबस रह गया है ड्यू टू कुछ दिन उन्होंने वेस्ट कर दिया या कहीं उनका बिजी रह गया, तो वो मई छोड़ के जून से भी स्टार्ट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। उसमें आपको करंट अफेयर में क्या करना है, 1 घंटे जो मैंने बैंकिंग अवेयरनेस को डेडिकेट किया था वो अब आपको करंट अफेयर को देने हैं। लोग पूछते हैं क्लासेस करना ज़रूरी है या PDF से कर लूँ। क्लासेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कभी भी लाइव क्लास करने का जो सजेशन नहीं देती हूँ। आप डाउनलोड कर लो या फिर उसको हो जाने दो क्लास को, उसके बाद आप इवनिंग में करो या एक दिन पहले की क्लास करो। जैसे कि मैं 1 मई से अगर मैं बोल रही हूँ करने को, तो आप 2 मई को 1 मई वाला क्लास करो। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, कभी कभी क्या होता है टीचर्स की तबीयत कभी ख़राब हो गई या उनको कहीं जाना पड़ जाता है, तो वो रीशेड्यूल कर देते हैं अपने क्लासेस को। अगर आपने अपने टू डू लिस्ट में टाइम को मेंशन किया है कि मॉर्निंग में 10 बजे मैं ये क्लास करूँगी, उस टाइम वो क्लास हुई नहीं रहती है ना, तो पूरे दिन का आपको इधर उधर शिफ्ट करना पड़ सकता है। तो करंट अफेयर को ज़रूरी नहीं है मॉर्निंग में ही आप करो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, उस टाइम याद नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो याद रहेगा ही नहीं। मई वाला चीज़ आपको दिसंबर में एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा, नहीं होगा। लास्ट में आपको PDF से पढ़ना ही होगा, रिवाइज करना ही होगा। तो बस चीज़ों को आप समझ लो, ताकि दिसंबर या जो भी मेंस का टाइम अगर आप वो सेम न्यूज़ आप पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया हो कि हाँ ये समझा हुआ है, बस मेरे को डेटा याद करना है, नाम याद करना है, उस टाइम समझना नहीं है हमको, बस इस चीज़ के लिए। तो आप करंट अफेयर की क्लास वहाँ से पढ़ लो। फिर वीकेंड जो मैंने बता रही हूँ, जब मैं मॉक का बता रही हूँ, जैसे संडे को आपने मॉक लगाया, 6 दिन आपने पढ़ा फाउंडेशन वीक में और एक मॉक लगाया, लेकिन हम सेकंड फेज़ में आ चुके हैं जहाँ पे बिल्ड द इंजन, हमें थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी अब बढ़ानी होगी। तो फाउंडेशन तो हमारे स्ट्रॉन्ग हो गया है। सेकंड जो फेज़ है उसमें हम मेंस लेवल की प्रैक्टिस करेंगे। क्लासेस करने की ज़रूरत हो तो क्लासेस भी करेंगे, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यार सेम क्लास हम फिर से कर रहे हैं, मेरे को तो समझ ही में नहीं है। आपको कौन देख रहा है,
खुद को जज कभी मत करना। आप अकेले में पढ़ रहे हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि 3 मंथ में कंप्लीट ही हो जाए, 4 मंथ भी लग सकते हैं। मैं एक आइडिया बस दे रही हूँ, आप अपने कैपेसिटी के अनुसार उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। दूसरी चीज़, मॉक की फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। 2 मॉक्स या 3 मॉक्स अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो वो देंगे ऑल्टरनेट पे। मतलब एक दिन हमने पढ़ा, एक दिन मॉक दिया। अब मॉक जब हम लोग दे रहे हैं, मेंस लेवल के हमें करनी है प्रैक्टिस, बट मॉक टेस्ट जो है हमें प्रीलिम्स की देनी है, क्योंकि हमें स्पीड भी मेंटेन करनी है। मेंस के हम अभी पढ़ रहे हैं, मेंस का फाउंडेशन हम लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जो फेज़ 1 था उसमें हमने पूरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया चैप्टर वाइज। सेकेंड में हम मेंस का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे और प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। आई होप क्लियर है आपको। थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न अगर हो रहा होगा कमेंट में आप अपने डाउट्स पूछ लेना, उसके लिए आप फ्री हो। और फिर फ्रीक्वेंसी वो चीज़ बढ़ जाएगी। अब प्रीलिम्स में होगा क्या, आपने जितना फाउंडेशन पढ़ा है प्रीलिम्स के मॉक में वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वीक में 6 डेज़ ही क्लासेस होंगी करंट अफेयर की, संडे को क्लासेस नहीं होती हैं। तो संडे को वो 6 दिन का जो वीकली वाला आपने पढ़ा है, तो वीकली वीडियोस भी आती हैं, आप उसके थ्रू उसको रिवाइज कर सकते हो। नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, मैं दोबारा इस चीज़ को बता रही हूँ। डेली वाले नोट्स बना के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद के नोट्स से नहीं पढ़ पाओगे। ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि एग्ज़ाम जब हमारा नज़दीक होता लगता है ना कि नहीं ये अच्छा लग रहा है, 6 मंथ एक ही में कवर वीडियो के थ्रू देख लेता हूँ, ये वो तो नहीं हो पाता है। और टाइम बहुत ज़्यादा, नोट्स बनाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आजकल तो चैप्टर वाइज डे वाइज जो भी है मॉक मिल जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स मिल जा रहे हैं, कीवर्ड्स वाले नोट्स मिल जा रहे हैं, सब आपको मिल जाएंगे। तो वीकली वाले वीडियोज़ को देख लेना है। हाँ, नोट्स बनाएंगे हम किस चीज़ की, जो कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, और उसको हम 2 से 3 बार देख भी लें तो भी जब तक उसको लिखेंगे नहीं याद नहीं होगा। ऐसी चीज़ों को, जैसे कि मैं बनाती थी जो नोट्स, वो रैंकिंग रिपोर्ट वाली जो होती है, सर्वेक्षण कोई होता है पर्यावरण को लेके, साफ़ सुथरा जो स्वच्छ मिशन वाला ऐसा कुछ चीज़ होता है, तो उसमें रैंकिंग होती है कि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो उसको मैं नोट डाउन कर लेती थी। नोबेल पुरस्कार वगैरह मिला, मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी। इसके अलावा कुछ ऐसा चीज़ है जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स है, वो तो आरआरबी के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं उसको नोट डाउन कर देती थी। ये सब चीज़ मैं नोट्स इसके बनाया करती थी, तो आप भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो अपने प्रिपरेशन टाइम में। इसके अलावा हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फेज़ में अब आते हैं, जो कि है एग्ज़ाम मोड ऑन। इसमें हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इन 3 मंथ में हम प्रीलिम्स को थोड़ा सा कम वेटेज देंगे, मेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मेंस का हमें टाइम नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है, मतलब रिजल्ट आया उसके 10 दिन के अंदर अंदर, मतलब एडमिट कार्ड जब भी आया एग्ज़ाम ले लेते हैं वो लोग, टाइम नहीं देते हैं। तो फर्स्ट फेज़ हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, फाउंडेशन बना लिया। सेकंड फेज़ में हमने प्रीलिम्स की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर ली और मेंस का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया। थर्ड जो फेज़ होगा इसमें हम लोग मेंस की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ वीक में हम लोग एक दिन मेंस के मॉक लगाएंगे, और बाकी जो है अपना जो पढ़ रहे हैं, जैसे जिसकी भी चीज़ हमें नीड है पढ़ने की, और अभी भी लग रहा है कि कुछ छूट गया है, कुछ चैप्टर वीक रह गए हैं हमारे, तो उसको देखेंगे हम लोग। और नवंबर मंथ में लगभग 20 से 21 दिन हमारे पास रहेगा, उसमें मेंस वगैरह जो भी है सबको भूल के सिर्फ और सिर्फ मॉक लगाने हैं। सेक्शनल मॉक हो, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्विज हो, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चलते हैं टाइम वाले लगा के क्विज फॉर्मेट में, पज़ल, ये वो जितनी भी चीज़ें आपको सब पढ़नी है। हाँ, रही बात पज़ल की, जो मैंने बताया था पहले, आपको फाउंडेशन जो है फेज़ 1 में आपको मिसलेनियस पढ़ने हैं, तो जब मिसलेनियस आपका ख़त्म हो जाएगा फिर पज़ल पे स्विच कर लेना आप लोग। पज़ल भी टॉपिक वाइज करने हैं पहले, ऐसा नहीं कि मिक्स वाले हम लोग, नहीं, वो चीज़ नहीं करनी है। पज़ल भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे बॉक्स पज़ल हो गया, लीनियर वाला जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट में भी है वो चीज़ हो गया। इसके अलावा आपको 2-3 प्रोडक्ट बेस्ड होता है वो हो गया। फिर आपको बॉक्स वाली एक पज़ल मिलेगी जिसमें 3-4 कैटेगरी करके होते हैं, वो वाली पज़ल हो गई। इसके अलावा बहुत डिफरेंट तरीके के, मतलब फ्लोर वाले एक होगा, एक मंथ एंड डे वाला होगा, ऐसे करके। तो पहले आपको जो अलग अलग तरीके के पज़ल्स हैं उनको देखने हैं, तब हम मिक्स वाले कर सकते हैं, और वो हम लोग सेकेंड फेज़ में स्टार्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको मैंने आइडिया दे दिया है, इस अकॉर्डिंग आप जिस भी फैकल्टी को फॉलो कर रहे हो, और टाइम जैसे भी मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून, जो भी आपको मिल रहा है आप उसको अपने हिसाब से प्लान कर लो। और जो भी मैंने बताई इसमें जो पार्ट आपको अच्छा लग रहा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ ब्लाइंडली मेरे को फॉलो करो, मैंने जो बताया है ये अगर मेरा पेपर होता
मैं कैसे करती, और क्योंकि मेरे को इतना आइडिया अब हो गया है, मैंने हम आरआरबी भले ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रहा, मैं आरआरबी के पेपर्स देती नहीं थी, एसबीआई आईबीपीएस ही देती थी, इंग्लिश जो भी था, बट मेरा फाइनल नहीं हो पाता था सिलेक्शन। आरआरबी में मेरे को पहले लगता था कि यार वो सब बहुत प्रेस्टिजियस है, अपने आप में एक एसबीआई ब्रांड है, ये है वो है, तो उस लूप होल में पड़ी हुई थी। बट फिर मैंने सब कुछ छोड़ के, उधर का सेक्शन जो है वो जो भी था वो मैंने छोड़ के आरआरबी को प्रेफरेंस दी, पहला अटेम्प्ट दिया, हो गया। तो आप, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर आपका कुछ भी नहीं हो रहा है, प्लीज़ सब छोड़ के एक बार आरआरबी ट्राई करो, आपका भी हो जाएगा। और यहाँ भी आने के बाद आप बैंकर ही कहलाओगे, स्केल 1 ऑफिसर ही कहलाओगे, आपको बाहर से मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, आप बेरोज़गार अच्छे नहीं लगते हो, बस ये मन में रखना आप। और फ्रेंड्स, एडिटोरियल वाली प्रॉब्लम बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, वो जल्द मैं लेके आऊँगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने हिसाब से सब चीज़ों को प्लान कर लेना, और मेरे चैनल पे बने रहना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं करा है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, यू नो दैट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।